इसलिए जहां तक कॉम्बिनेशनल लॉजिक के डिजाइन का संबंध है हम कुछ निश्चित डिजाइन तकनीकों की मदद लेते हैं तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे और इसे विस्तार से बताएंगे और इस तरह आप किसी अन्य सर्किट को भी डिजाइन कर सकते हैं तो हम जो उदाहरण लेते हैं उसे 3 इनपुट मेजॉरिटी गेट कहा जाता है विचार यह है कि हमें ब्लॉक को डिजाइन करना होगा जहां 3 इनपुट हैं जिसे ए बी और सी कहते हैं और एक आउटपुट है अब यह ब्लॉक वैल्यू 1 का उत्पादन करेंगे जब इसका अधिकांश इनपुट 1 के बराबर हो अन्यथा यह एक आउटपुट 0 देगा कोई भी कॉम्बिनेशनल डिजाइन की ट्रुथ टेबल के साथ शुरू होता है हमें ये 3 इनपुट ए बी और सी और आउटपुट में एफ मिले हैं यदि आप हर संभव इनपुट संयोजन लेते हैं तो आउटपुट तालिका में दिखाया गया है एबीसी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 f का वैल्यू 0 0 0 1 0 1 1 1 अब एक बार जब हम इस विशेष टेबल या ट्रुथ टेबल को तैयार कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण कार्य के लिए तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे करएनफ मैप कहा जाता है इसलिए हमें उस लॉजिकल एक्सप्रेशन पर पहुंचना होगा जो इस विशेष ब्लॉक के लिए उपयोग की जा सकती है तो यह करएनफ मैप के माध्यम से किया जाता है तो एक 3 वेरिएबल करएनफ मैप के लिए यह कुछ इस तरह दिखाई देगा एक तरफ तो यह हम वेरिएबल ए बी दूसरी तरफ हम वेरिएबल सी डालते हैं और ये 0 0 0 1 1 और 1 0 के संयोजन हैं इसलिए यह 0 और यह 1 है अब जहां कभी 0 0 0 के लिए है यह आउटपुट 0 है 0 0 1 के लिए यह फिर से 0 है फिर 0 1 0 के लिए भी यह 0 है 0 1 1 के लिए यह 1 है तो 1 0 0 के लिए 0 है 1 0 1 के लिए 1 है 1 1 0 के लिए 1 है और 1 1 1 के लिए 1 है तो यह करएनफ मैप है अब हमारे डिजिटल लॉजिक क्लासेस से इस करएनफ मैप को खींचने के बाद आप इस 1 के समूह का पता लगा सकते हैं और हम जितना संभव हो उतना बड़ा समूह बनाने का प्रयास करेंगे तो इस विशेष मामले में हम इस तरह से समूह बना सकते हैं इसलिए यह एक समूह है तो यह दूसरा समूह है और यह एक और समूह है संदर्भ स्लाइड समय 034 इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो यह मुझे एक्सप्रेशन देगा तो जब आप इस समूह को कहते हैं तो यह AB है तो यदि आप इस समूह को कह रहे हैं तो यह है बिट A है AC नहीं बदल रहा है और यदि हम यह समूह कह रहे हैं तो यह BC है इसलिए AB प्लस AC प्लस BC है तो एक्सप्रेशन को देखकर आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि यह सही है क्योंकि हमारा उद्देश्य इनपुट 1 के बहुमत को ढूंढना है तब केवल आउटपुट 1 होगा और यहां से प्रत्येक A और B दोनों 1 हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुमत आउटपुट है और
A और C दोनों 1 हैं और यहाँ B और C दोनों 1 हैं। इसलिए ये बहुमत फ़ंक्शन ठीक से प्रतिनिधित्व किया गया है। अब आप इसी डिजिटल लॉजिक सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट को ड्रा कर सकते हैं। यदि ये AND गेट्स हैं तो इस गुणनफल को साकार करने के लिए AB AC और BC आता है ताकि आप इसे इस तरह ले सकें। तो AB AC और BC और उन्हें योग करने के लिए एक OR है। इसलिए यह OR गेट है जहां मैं फ़ंक्शन f को बनाने के लिए उन सभी को जोड़ रहा हूं। इसलिए किसी भी कॉम्बिनेशन डिज़ाइन के लिए इस तरह से इस ट्रुथ टेबल और करएनफ मैप की मदद लेकर लॉजिकल एक्सप्रेशन पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर संख्या की आकार 4 से अधिक है तो कागज के एक टुकड़े पर करएनफ मैप खींचना मुश्किल है। तो यह एक समस्या बन जाती है। ऐसे अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा आप इन सभी प्रकार के न्यूनीकरण या अनुकूलन कर सकते हैं ताकि आप डिजिटल लॉजिक क्लासेस में पता लगा सकें। इसलिए अगली बात जो हम देखेंगे वह सेक्वेंसीअल भाग से पहले एक और बहुत ही सामान्य सर्किट है जो माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर में उपयोग किया जाता है जो कि ऐडर सर्किट है। तो हम इस ऐडर सर्किट को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका उपयोग किसी भी प्रोसेसर में लगातार किया जाता है। तो फिर ऐडर क्या करता है, यह बिट्स जोड़ देगा। इस ऐडर को आप दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक को हाफ ऐडर और दूसरे को फुल ऐडर कहा जाता है। हाफ ऐडर के पास दो इनपुट ए और बी और यह दो आउटपुट उत्पन्न करता है, एक सम और दूसरा कैरी है। यह एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, इसलिए मैं इसे एक ट्रुथ टेबल के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं। अब संयोजन के रूप में 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है। तो इस मामले में दोनों हैं। यहाँ सम 1 है, यहाँ कैरी 0 है, यहाँ भी सम 1 है, कैरी 0 है। इस मामले में सम 1 है और कैरी भी 1 है। क्षमा करें, यह सम 0 होना चाहिए क्योंकि अगर मैं दो बिट्स 1 और 1 जोड़ रहा हूं, जब मैं उन्हें जोड़ रहा हूं तो मुझे परिणाम 0 के रूप में मिलेगा और एक कैरी उत्पन्न होगा। इसलिए यह कैरी है और यह सम 0 होना चाहिए। स्लाइड समय देखें 548। तो आप देखते हैं कि यदि आप इस सम भाग को करएनफ मैप के रूप में दर्शाते हैं, 0 1 और 1 0 के लिए आउटपुट 1 है, इसलिए ये दोनों 1 हैं और ये दोनों 0 हैं। इसलिए आप इस 1 को किसी भी तरह से समूहीकृत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको AB बार या A बार B के रूप में एक्सप्रेशन मिलता है। तो यह कुछ और नहीं है, A XOR B है। तो प्रतीक A XOR B का उपयोग हम XOR के लिए करते हैं। कैरी भाग के लिए आप देख सकते हैं कि यह मूल रूप से AND है, इसलिए यह सम है और कैरी भाग कुछ भी नहीं है लेकिन AB है, कैरी भाग AB है। तो मैं एक XOR गेट के साथ इस हाफ ऐडर को बना सकता हूं जहां यह A और B इनपुट यहां आ रहे हैं। एक गेट है जहां यह A और B इनपुट दिया जाएगा। तो यह सम आउटपुट है और यह कैरी आउटपुट है। तो हमने इसे हाफ ऐडर ब्लॉक के रूप में प्राप्त किया है। अब इस हाफ ऐडर के पास केवल 2 बिट्स हैं। यदि आप 3 बिट्स जोड़ना चाहते हैं तो हमें फुल ऐडर नामक कुछ मिलता है। तो फुल ऐडर में A
बी जैसे इनपुट होते हैं तो तीसरा इनपुट होता है जिसे हम पारंपरिक रूप से कैरी कहते हैं यह दर्शाने के लिए कि ऐडर के पिछले चरण से यह कैरी इनपुट है और सम हमें सम आउटपुट मिला है और इस चरण के लिए हमें कैरी मिला है जिसे हमने कैरी आउट कहा है जो वर्तमान चरण का कैरी है इसलिए यह फुल ऐडर है अब यदि आप ट्रुथ टेबल के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह इस AB की तरह होगा और कैरी इन और यहाँ आपको यह सम मिली है और कैरी आउट अब यदि यह है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 इसलिए ये हमारे द्वारा दिए गए संयोजन हैं इसलिए अब यहाँ के लिए सम आउटपुट 0 होगा कैरी भी 0 होगा यहाँ सम 1 होगा यहाँ कैरी 0 होगा यहाँ भी सम 1 होगा कैरी 0 होगा यहाँ सम 0 है लेकिन कैरी 1 है क्योंकि जब आप इस AB और C को जोड़ते हैं तो यह 1 प्लस 1 0 होगा और कैरी उत्पन्न होगा इसलिए कैरी आउटपुट 1 होगा यहाँ फिर सम 1 है यहाँ फिर सम 1 है और कैरी 0 है अब यहाँ फिर से आपको 0 के रूप में सम मिला है और यहाँ कैरी 1 के रूप में फिर से मिला है और आपको सम 1 के रूप में प्राप्त हुआ है और यहाँ 1 के रूप में कैरी है यहाँ आपको सम 1 के रूप में मिला है और 1 के रूप में कैरी मिल गया है इसलिए हमें ट्रुथ टेबल और फ़ंक्शन मिल गई है आप इस फ़ंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं और संबंधित इंटरनल सर्किट प्राप्त कर सकते हैं समान संचालन करने का दूसरा तरीका हाफ ऐडर के उपयोग के माध्यम से है जैसे हमें एक हाफ ऐडर मिला है जो संख्याओं A और B को जोड़ता है और यह कैरी और सम आउटपुट उत्पन्न करता है अब यह सम आउटपुट हमें हाफ ऐडर के अगले चरण में रखा जा सकता है इसलिए यह सम यहाँ आता है और कैरी इनपुट जो हमारे यहाँ C इन में है C को यहाँ रखा जा सकता है और यह मुझे अंतिम सम देता है इसलिए यह अंतिम सम है और यह कैरी आपको दिखाई देता है कि मैं OR या NOR गेट ले सकता हूं और मैं इस तरह से उत्पन्न कैरी ले सकता हूं तो यह अंतिम कैरी है तो ठीक है इस तरह से मैं अंतिम कैरी उत्पन्न कर सकता हूं ऐसा करने के द्वारा एक हाफ ऐडर का उपयोग करके हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं अब इस तरह मैं कैरी के साथ दो 1 बिट नंबर भी जोड़ सकता हूं अगर आप उन नंबरों को जोड़ना चाहते हैं जिनमें बिट्स की संख्या अधिक है मान लीजिए कि मैं दो 4 बिट संख्या A और B ऐसा चाहता हूं A बराबर A3 A2 A1 A0 और संख्या B बराबर B3 B2 B1 B0 और मैं उन्हें जोड़ना चाहता हूं अब इस जोड़ को कैसे करना है आप इस काम को करने के लिए फुल ऐडर का उपयोग कर सकते हैं फुल ऐडर के पहले चरण की जिम्मेदारी A0 और B0 जोड़ना है यह एक सम उत्पन्न करेगा जिसे हमने S0 का 0 बिंदु कहा है फुल ऐडर के अगले चरण में बिट्स A1 और B1 को जोड़ सकते हैं और तदनुसार बिट S1 का उत्पादन करेंगे अगला चरण A2 और B2 को जोड़ सकता है और S2 के रूप में आउटपुट का उत्पादन कर सकता है और अंत में मैं इस A3 और B3 को वहां जाते और आउटपुट S3 को उत्पादन करते हुए पा सकता हूं और कुछ कैरी हिस्सा का है तो इसके लिए कैरी इन को
0 के बराबर बनाया जाता है इसलिए यह कैरी इन है यह ग्राउंडेड है क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है इसलिए कैरी इनपुट यहां नहीं है अब इस कैरी आउटपुट को अगले चरण के कैरी इनपुट में फीड किया जा सकता है इसी तरह इस कैरी आउटपुट को अगले चरण के कैरी इनपुट में फीड किया जा सकता है इसे अगले चरण के कैरी इनपुट के रूप में फीड किया जा सकता है और अंत में अंतिम चरण से आप पूरे 4 बिट जोड़ के लिए कैरी सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं इस तरह से हम बड़ी संख्या बिट्स के लिए ऐडर सर्किट प्राप्त करने के लिए फुल ऐडर के को जोड़ सकते हैं निश्चित रूप से इस प्रकार के ऐडर की मैंने चर्चा की है जिसे आमतौर पर रिपल कैरी ऐडर के रूप में जाना जाता है उन्हें रिपल कैरी ऐडर के रूप में जाना जाता है क्योंकि कैरी बिट्स वास्तव में सभी फुल ऐडर चरणों से गुजरते हैं इस सर्किट की डिले काफी अधिक है और अधिकांश प्रोसेसर वे इस ऐडर के कुछ बेहतर संस्करण का उपयोग करेंगे इसलिए यदि आप वीएलएसआई पर कुछ किताबों को देखते हैं यह पता लगाने के लिए कि विभिन्न प्रकार के ऐडर कौन से हैं सबसे तेज ऐडर जो हमारे पास हैं वे कैरी लुक अहेड ऐडर हैं जहां इस कैरी बिट्स की गणना पहले से की गई है रिपल कैरी ऐडर के प्रत्येक स्टेज को दूसरे चरण के समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद ही कैरी उपलब्ध होता है जबकि कैरी लुक अहेड ऐडर दिखाता है कि इस कैरी के सुचारू करने की आवश्यकता नहीं है इसके पहले से गणना की जाती है और इस तरह ऑपरेशन तेज हो जाता है हालांकि सर्किट में शामिल लॉजिक की मात्रा अधिक है हम उच्च गति वाली एप्लीकेशन के लिए इस ऐडर सर्किट के लिए जा सकते हैं सेक्वेंसीअल सर्किट अगला हम घटकों के एक अन्य वर्ग को देखते हैं जो इन प्रोसेसर के डिजाइन में आवश्यक होंगे जिन्हें सेक्वेंसीअल सर्किट के रूप में जाना जाता है किसी भी सेक्वेंसीअल सर्किट के मूल ब्लॉक को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है यह कॉम्बिनेशन सर्किट के विपरीत यह पिछले चरण को याद रखता है AND गेट के मामले में जो भी वर्तमान इनपुट है उसके अनुसार वह आउटपुट देता है यह पिछले आउटपुट के बारे में कुछ भी याद नहीं कर रहा है लेकिन कभी कभी यह आवश्यक है लेकिन हमें सर्किट के पिछले चरण के बारे में जानकारी याद रखने की आवश्यकता है यह फ्लिप फ्लॉप नामक सर्किट के एक अन्य वर्ग के माध्यम से किया जा सकता है तो फ्लिप फ्लॉप का सबसे सरल प्रकार हमारे पास है डी फ्लिप फ्लॉप जहां एक डी इनपुट या डेटा इनपुट है और यह क्यू आउटपुट है आमतौर पर दो आउटपुट क्यू और क्यू बार होते हैं जहां क्यू बार क्यू का पूरक होता है अब कुछ मामलों में आपको क्यू बार आउटपुट स्पष्ट रूप से नहीं मिल सकता है कई मामलों में क्यू और क्यू बार होते हैं लेकिन कुछ मामलों में कुछ लॉजिक लाइब्रेरीज में क्यू बार उत्पादन नहीं हो सकती है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट जो हमारे यहाँ है वह क्लॉक सिग्नल है क्लॉक सिग्नल फ्लिप फ्लॉप के संचालन को नियंत्रित करता है इसलिए आपको क्लॉक सिग्नल मिला है इसलिए इसे अक्सर इस तरह से दर्शाया जाता है हम इसे क्लॉक पल्स या क्लॉक सिग्नल कहते हैं ऑपरेशन इस तरह है जब भी यह क्लॉक पल्स आएगी तब इस डी के मूल्य को क्यू पर कॉपी किया जाएगा और क्यू बार को उस का पूरक मिलेगा यदि यह क्लॉक पल्स नहीं है तो यह पिछले मूल्य को याद रखेगा इसलिए ट्रुथ टेबल के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि यदि यह डी है और क्यू है
यदि D बिट 0 है तो Q भी 0 होगा, यदि D 1 है Q 1 होगा। लेकिन ये सभी सच हैं बशर्ते क्लॉक पल्स वैल्यू 1 के बराबर हो। दूसरी ओर अगर क्लॉक पल्स वैल्यू 0 है, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 0 या 1 है, तो क्लॉक पल्स मूल्य 0 है, इसलिए इसका पिछला मान जारी रहेगा। इसलिए आप Qn 1 या Q का पिछला मान कह सकते हैं। यह D के मूल्य पर निर्भर नहीं है। यदि क्लॉक पल्स अनुपस्थित है, सर्किट में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यह पिछले मूल्य के साथ जारी है। अब इस सर्किट को कैसे साधित किया जाए? इसे साकार करने के लिए आप इसे कॉम्बिनेशनल गेट के संबंध में कर सकते हैं। मैं सिर्फ सर्किट बनाऊंगा, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं यह D इनपुट यहां मिल गया है और हमें यह क्लॉक पल्स उन दोनों को मिल रही है। इसलिए D वहां से जुड़ा हुआ है और D बार लाइन जहां से जुड़ी हुई है और फिर है Q और Q बार लाइनों को साकार करने के लिए 2 क्रॉस कपल्ड NOR गेट्स, तो यह इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब आप देखते हैं कि यदि क्लॉक पल्स 0 है तो क्या होता है कि दोनों लाइनों को 1 मिलेगा क्योंकि दोनों NAND गेट आउटपुट 1 होंगे और परिणामस्वरूप इस Q बार यहाँ आने पर उल्टा हो जाएगा और यह Q के समान रहेगा। इस तरह Q यहाँ उल्टा हो रहा है और Q बार के रूप में शेष है, इसलिए यह Q और Q बार के रूप में जारी है। यदि क्लॉक पल्स 0 है तो सर्किट में कुछ नहीं होता है। यदि क्लॉक पल्स का मूल्य 1 के बराबर है तो इस बिंदु पर आपको D बार का मूल्य मिलता है और यहाँ आपको D का मान मिलता है क्योंकि D बार यहाँ आता है जो उल्टा होता है, इसलिए आप D का मान प्राप्त करते हैं। अब D बार यहाँ आ रहा है, तो यदि D मान 1 के बराबर है तो यह D बार 0 है, फिर यह मान 0 है और Q बार जो भी है। इसलिए उस स्थिति में यदि यह मान पहले 1 था, यह मान 0 था, अब यह 0 और 0 है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आपको यहाँ 1 मिलेगा और यदि यह 1 है तो आपको वहाँ 0 मिलेगा। इस तरह से यह Q बार लाइन पर D बार का मान प्राप्त कर रहा है। तो जैसे यह कहते हैं कि D बार लाइन D 1 है, D बार 0 है, तो यह NOR गेट है, तो यह 0 है और यह एक Q बार है, इसलिए आपको एक Q बार लाइन मिलेगी। यहाँ Q एक लाइन आ रही है, यहाँ उल्टा हो रही है और यह Q की तरह रहेगी, अन्यथा यह Q बार में बदल जाएगी। अब इसलिए हमारे पास यह कॉम्बिनेशन सर्किट हो सकता है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न मॉड्यूल को साकार करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हम कुछ कह सकते हैं जैसे कंपैरेटर मॉड्यूल A और B की संख्याओं के बीच तुलना करते हैं, जहां A और B 4 बिट संख्याएं हैं। A बराबर A3 A2 A1 A0 और संख्या B बराबर B3 B2 B1 B0। अब कंपैरेटर के आउटपुट बराबर अधिक से अधिक और कम से है, इसलिए जहां तक ब्लॉक का संबंध है, इसे यह A और B इनपुट मिला है जो 4 बिट है और फिर इसे 3 आउटपुट EQ GT और LT मिला है। अब आप देखते हैं कि आप हमेशा ट्रुथ टेबल ड्रा कर सकते हैं
यदि आप ट्रुथ टेबल ड्रा करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ 8 कॉलम होंगे और कुल 256 रौ ट्रुथ टेबल में आएगी और आप साकार कर सकते हैं कि आप इक्वलिटी ग्रेटर देन लेस देन की स्थिति का पता लगा सकते हैं और तदनुसार आप सर्किट ड्रा कर सकते हैं। दूसरी ओर आप अपने अंतर्ज्ञान को भी लागू कर सकते हैं और सर्किट को डिजाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए इक्वलिटी वाले हिस्से के लिए कहने के लिए समीकरण इसी इक्वलिटी तब ट्रू होगी जब सभी बिट्स समान हों और जब भी बिट्स समान हों तो आपको यह मिल गया है XNOR गेट जो इस ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए यदि आप कहते हैं कि यह A3 XNOR B3 और A2 XNOR B2 और A1 XNOR B1 और A0 XNOR B0 है तो यदि सभी बिट समान हैं तो यह XOR का आउटपुट 1 होगा। इसलिए इन सभी उप शर्तों को वे 1 का मूल्यांकन करेंगे EQ 1 के बराबर हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि आप GT के लिए अभिव्यक्ति का मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं A B से अधिक है या पहली शर्त यह है कि A3 1 के बराबर और B3 0 के बराबर है तो आपको A अधिक है B की तुलना में। पहली शर्त A3 B3 बार है A3 1 के बराबर है और B3 0 के बराबर है। अगली स्थिति में आपके पास A3 और B3 समान हैं लेकिन A2 1 और B2 0 के बराबर है तो अगली शर्त जो हमारे पास A3 XNOR B3 है इसलिए A3 और B3 समान हैं और उसके बाद आपको A2 B2 बार मिला है। तो इस पद के लिए अगली शर्त के लिए या ग्रेटर देन पद को सच करने के लिए या तीसरी शर्त यह है कि A3 और B3 समान हैं A2 और B2 समान हैं लेकिन A1 1 है और B1 0 है। इसलिए आप तदनुसार इस अभिव्यक्ति A3 XNOR B3 को लिख सकते हैं A2 XNOR B2 और फिर आपको A1 B1 बार मिला है। अंत में आपको सभी बिट्स समान मिले हैं और केवल 0 वे बिट A3 XNOR B3 A2 XNOR B2 A1 XNOR B1 मिला है और फिर आपको A0 B0 बार मिला है। इसलिए ये ग्रेटर देन GT के लिए शर्तें हैं। जिस तरह से आप अभिव्यक्ति को कम से कम के लिए लिख सकते हैं और आप इसे सर्किट का उपयोग करके इसे साकार कर सकते हैं तो कम्पारेटर सर्किट को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। आप सेक्वेंसीअल सर्किट को बनाने के लिए भी इस अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा है कि किसी एकल फ्लिप फ्लॉप का साधित कैसे किया जा सकता है। आप प्रोसेसर में एक मॉड्यूल होता है जिसे रजिस्टर कहा जाता है जो इन सभी प्रोसेसरों में बहुत आम है। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का एक संग्रह है। इसलिए यदि आप 4 बिट रजिस्टर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप होने की आवश्यकता है। इसलिए 4 ऐसे डी फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। इसलिए वैचारिक रूप से हम इस फैशन में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यह मेरा 4 बिट रजिस्टर है। इसलिए इसमें इनपुट लाइनों के लिए 4 इनपुट पिन होंगे और 4 आउटपुट लाइनें हो सकती हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि अगर ये 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो इनपुट वास्तव में पहले फ्लिप फ्लॉप पर आता है
दूसरा इनपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाता है, तीसरा इनपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप पर जाता है और चौथा इनपुट चौथे फ्लिप फ्लॉप पर जाता है। जहां तक आउटपुट का सवाल है, तो यह पहला आउटपुट है, यह दूसरा आउटपुट है, यह तीसरा आउटपुट है और यह चौथा आउटपुट है। इस तरह वे यहां आते हैं इन 4 बिट्स को जो कि यहां दिखाए गए हैं, इसलिए वे वास्तव में 4 इनपुट लाइनें हैं। उसी समान यहां 4 आउटपुट लाइनें हैं जो यहां दिखाई गई हैं। तो इन सभी के बीच क्या आम है? इन सभी फ्लिप फ्लॉप के बीच क्या आम है कि वे क्लॉक लाइन जो उनके पास है, तो उन सभी को एक ही क्लॉक लाइन मिली है, इसलिए वे एक ही क्लॉक में काम करते हैं। इस प्रकार के रजिस्टर को पैरेलल लोड रजिस्टर कहा जाता है। इसलिए इन 4 बिट पैटर्न को इन रजिस्टरों में लोड किया जा सकता है या आप इन रजिस्टर से पढ़ सकते हैं। इसलिए यह रजिस्टर एक अन्य सामान्य घटक है जो हमारे पास प्रोसेसर डिजाइन में है।